गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज ही जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। चलिए, जब तक आप लोग आ रहे हैं कल का एक बार टॉपिक देख लेते हैं, कहाँ तक हो गया था हमारा। हाँ हाँ, राकेश कुमार जी गुड इवनिंग। हाँ मेघा जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। मतलब ठीक है, ये होना चाहिए, पैशन होना चाहिए चीजों को करने का ना। हाँ मुकेश कुमार जी गुड इवनिंग। हाँ मेघा जी, हाँ क्वेश्चन का आंसर क्या था सर? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, वो अंधे वाले क्वेश्चन का। अच्छा हाँ मेघा जी, मैं समझ रहा हूँ, उस पर जरूर डिस्कस करेंगे आज। 2 मिनट के लिए जरूर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनिका जी, गुड इवनिंग। हाँ दिलीप जी गुड इवनिंग। हाँ राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस क्वेश्चंस का भी हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद अब जरूर, पहले ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं जरूर डिस्कस करूंगा आज। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है। बस यही कोशिश है हमारी कि आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट दें। हाँ मोहम्मद अरशद जी गुड इवनिंग। हाँ पार्टी जी गुड इवनिंग। हाँ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पैशनेट हैं कि हर सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, कल वाले टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। कल का जो टॉपिक हमने देखा था, जब हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था कि हमने कहाँ तक चीजें कर ली थी। तो हमने देखा था कल कि हमने रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता हमने देख ली थी। हाँ जो आप करती हैं सर, sufficient है। हाँ हाँ कोई इशू नहीं है। हाँ डॉक्टर संतोषी, हाँ गुड इवनिंग। हाँ खुशबू जी, हाँ सर वो क्वेश्चन। हाँ 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 खुशबू जी, बिल्कुल उस पर डिस्कस करेंगे। सिस्टर जी हाँ, सर साइंस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ मनीषा जी, टाइम कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली टाइम का ही इशू है। इसलिए मैं आपको बताऊं, ये जो आपको टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं, आपको साइंस में लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन के आसपास आपके आते हैं। ठीक है, जो जनरल साइंस है उससे रिलेटेड, और आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल है। आप ये मत समझिएगा कि हाँ हमें और इधर उधर भाग। अच्छा देखिए, प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता ही है। ठीक है, उस प्रतिरोधकता में आप किसी चीज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको नोट्स भी करवाते जा रहा हूं, ताकि क्या है कि इन चीजों को, अच्छा साइंस आपका बैकग्राउंड रहा हुआ है तो आप इजी से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जनरल नॉलेज में, आप हिस्ट्री वगैरह में चले जाते हैं, इंडिया की हिस्ट्री है, इंडिया की ज्योग्राफी है, राजस्थान की करते हैं, आप में से कई लोग करते हैं, ऐसा नहीं है सभी नहीं करते, बट वहां चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो बहुत ही वास्ट है। बट उसमें भी हम बेस्ट टू बेस्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी ये सफिशिएंट है, आपकी टेंशन मत लीजिए। आप लोग इसी पे रेगुलर टेस्ट सीरीज देते रहिए। पहले इन चैप्टर्स को थोड़ा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज में आइए। देखिएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी, इसके अलावा हम प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, आज हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, जो हमने रेजिस्टेंस देखा था, वो दो तरह से होते हैं, या तो सीरीज फॉर्म में जाएंगे या पैरेलल फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले है श्रेणी क्रम, या जिसको हम सीरीज फॉर्म भी कहते हैं। सीरीज फॉर्म में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान रखिए इसका डायग्राम देखिए, लगभग ऐसा बनता है सीरीज में, इस तरह से। मतलब पहले, पहला जो रेजिस्टेंस है ये R1, ये R2 और ये R। ठीक है, इसका पहला एंड है, इसका दूसरा एंड है, इसका पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो हर एक का दूसरा एंड अगले के पहले एंड से, हर एक का दूसरा एंड अगले के पहले एंड से जुड़ा हुआ रहता है। सीरीज मतलब क्रम में, ठीक है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, इस तरह से ही जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं सीरीज फॉर्मेशन। ठीक है, सीरीज फॉर्मेशन में जब आप इसका टोटल निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो जितने भी है, जैसे मान लीजिए इसमें 3 है तो तीनों का टोटल कर दीजिएगा, सीधा सा है R1 R2 R3। ठीक है, सपोज दैट इसका होता 5, इसका 10 और इसका 15 ओम रेजिस्टेंस होता, तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती, टोटल रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती इसकी, इन सबको प्लस कर दीजिए। 15 5 20 और 10 30, तो इसकी टोटल रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है इसकी, टोटल रेजिस्टेंस, हाँ 30 से ना, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 30। तो श्रेणी क्रम में ध्यान रखिए।
अच्छा अगर इसमें 5 हैं तो पांचों को जोड़ दीजिए, 2 हैं दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें से काम की चीज जो है वो आपको यहाँ पे नोट करनी है, ये वाला। इसमें धारा का मान जो है वो समान रहता है, करंट आई जो है वो सभी में समान रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप सीरीज फॉर्म में अगर लगा रहे हैं तो जो करंट होगा आई होगा वो सभी में समान रहेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है आपसे, देखिए जैसे R1 R2 R3, ठीक है। आगे इसका एक साफ कर देता, ये सर्किट तैयार कर दिया, ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए ये बोल दे कि R2 का जो करंट है आई वो है 5 एम्पियर, आई कितना है 5 एम्पियर। सेकंड रेजिस्टेंस जो दूसरा प्रतिरोध है उसमें जो करंट है वो 5 एम्पियर है, तो पहले में कितना होगा, तो पहले में कितना होगा, तो डॉक्टर नरेश जी, हाँ हाँ खुशबू जी ने बिल्कुल सही, ये एक्चुअली डॉक्टर नरेश जी आपने जो अगर सिर्फ P2 नहीं दिया हो, ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको कंफर्म कीजिए क्या लिखना चाह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल सही है, अगर देखिए R2 में करंट 5 है तो सभी में 5 ही रहेगा, श्रेणी क्रम में सीरीज फॉर्म में करंट ऑलवेज भी सेम, करंट हमेशा सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी कहानी इसमें याद रखना है आपको, ठीक है। अगला देखिए समानांतर क्रम, सेम वही है, बस इसमें देखिए समानांतर क्रम में जो ये जुड़ता है वो कैसे जुड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए समानांतर क्रम कुछ इस तरह से होगा, देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था, आगे ठीक है। ये हो गया R1, ये R2 और ये R3, ये दोनों दो सिरे A और B, उसमें हमने क्या देखा था, एक का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से, है ना, श्रेणी क्रम में। इसमें सभी के जो पहले सिरे हैं वो एक ही पॉइंट पे जुड़ते हैं, सभी के जो दूसरे सिरे हैं वो एक ही पॉइंट पर जुड़ते हैं, ठीक है। अच्छा पैरेलल मतलब समानांतर, दिख रहा है ना, समानांतर एक दूसरे के नीचे की साइड में समानांतर, हाँ हाँ सर रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, हाँ ओम, हाँ होगी, आपने कल कल देखिए रेजिस्टिविटी जो है, हाँ रेजिस्टिविटी, हाँ ओम पर मीटर, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दिया, ऊपर वाला सीरीज वाला, अच्छा उज्ज्वला जी, हाँ डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार, हाँ डॉक्टर रोहन साहब जी, राम राम जी। अच्छा इसमें ऊपर वाला भी रिपीट करता हूँ, एक बार सीधी पैरेलल फॉर्म को देख लीजिए, समानांतर क्रम में एक दूसरे से ऐसे पैरेलल समानांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे, और इसमें जैसे ये तीन है तो तीनों को निकालने के लिए हम इस तरह का सूत्र यूज करेंगे, 1/r मतलब टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो 1/r1 1/r2 1/r3, जितने भी है सबको ऐसे अपॉन में लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो ही होते तो हम सिर्फ दो ही लिखेंगे, चार है तो चार लिख देंगे, ठीक है। और इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है वो सभी के लिए समान रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V जो है, हाँ सैनाज खान जी गुड इवनिंग, पोटेंशियल डिफरेंस V सेम रहेगा, ठीक है। वापस से देख लीजिए, इसमें जब निकालेंगे तो सूत्र देख लीजिए, 1/r करके निकालना है, 1/r1 1/r2 1/ जितने भी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो सभी में समान रहेगा, ठीक है। इसमें मेंशन कर रखा है तो आपको दिखा भी देता हूं मैं, ये तो आप ध्यान रखिएगा, V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो सभी में समान रहेगा। अब एक बार सीरीज वाला वापस से देख लेते हैं, आप में से एक दो क्वेश्चंस थे, सीरीज में देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस निकालना है उसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सभी को आप प्लस कर दीजिएगा, सभी को जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उसमें धारा आई का मान हमेशा सेम रहता है, करंट जो होगा वो सभी में सेम रहेगा। तो ये सीरीज और पैरेलल ये दो फॉर्म खत्म हुए। अब अगला हम देखते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है। हाँ अब देखिए विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, W से, वर्क, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, I²RT। अब ये, हाँ आपको सिर्फ इसका सूत्र याद रखना है कि जब भी हम वर्क का निकालेंगे कि इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा यूज हुई है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा I²RT, ठीक है। ऐसे देख लीजिए I²RT,
आर टी। आई यानी करंट, ये धारा, आर यानी रेजिस्टेंस, टी यानी टाइम। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, है ना, नेक्स्ट तो विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो, इसकी ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी चालक में अगर विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो भी ऊर्जा वह होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जितनी भी एनर्जी आप जब आवेश प्रवाह, जैसे आपने मान लीजिए पंखा चलाया तो पंखा गर्म हो जाता है, क्यों? कुछ एनर्जी जो है उसमें से बाहर में निकली है, उस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसके अलावा पानी गर्म करने की रॉड है, ठीक है, आपने देखा होगा पानी जो गर्म होता है वो भी सब इसी पर काम करते हैं। उनमें क्या किया जाता है, वो इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। उनका जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस एक्चुअली जो प्रतिरोध है उसको बढ़ा देते हैं। जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा वो करंट को किस में चेंज करता चला जाएगा, W में, मतलब वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज करता चला जाएगा और वो आपको ऊष्मा फॉर्म में देगा। वो भी हम आगे भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति आपने देखा होगा बल्ब वगैरह पे लिखा रहता है वाट, W फॉर वाट, है ना। तो जो वाट लिखा रहता है ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपको समझा देता हूं इसमें। देखिए, P यानी पावर, ठीक है, पावर यानी शक्ति जिसकी बात की हमने, इसकी ऐसा यूनिट होगी वाट, W 5 वाट 10 वाट के बल्ब आते हैं ना जैसे वो, ठीक है। हाँ, और V, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालते हैं, विभवांतर जिसको बोलते हैं, इसका होता है वॉट, V, ठीक है, वोल्ट जिसको वोल्ट में लिखते हैं आप, V। तो ये दोनों की ऐसा यूनिट का ध्यान रखिएगा। पावर की ऐसा यूनिट हमेशा वाट में लिखा है, दिखाई देगी आपको। जैसे एक क्वेश्चन भी था इसमें, अगर होगा तो मैं अभी और आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और इसका वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। P इक्वल्स टू VI, ये ध्यान रखिएगा। पावर को कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो V है, ये V का फॉर्मूला याद रखिएगा, IR, ये बहुत काम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR, हमने पढ़ा था ना ओम का रूल, ओम का नियम, उसमें P इक्वल्स टू IR। अब देखिए P इक्वल्स टू क्या है, VI। अगर इस V का मान यहां पर हम रख दें, एक तो ये मान है इसका, इसका मान, ये जो V है इसका V का मान यहां रख दीजिए, तो क्या बन गया, देखिए IR और एक और I है, तो इसमें कितने I हो गए हमारे पास, I और I, 2 I। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, P बराबर I स्क्वायर R। तो ये भी इसका एक सूत्र बन गया। मेनली ये दो सूत्र याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। P फॉर पावर, ठीक है ना, इसका होगा वाट। अब इसमें जब न्यूमेरिकल पूछ लिया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि अगर किसी, मान लीजिए विद्युत बल्ब की पावर जो है वाट है, वो 50 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, ठीक है। और उसमें करंट कितना होगा, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है V, वो दे रखा है 5 वोल्ट, VOLT वोल्ट। तो आप जब इसके पीछे की वैल्यू देखेंगे ना ऐसा यूनिट, तो आपको समझ में आ जाएगा, वाट दे रखा है तो ये P का मान है, वोल्ट दे रखा है तो ये V का मान है, तो I निकालना है, ठीक है। जैसे आप इसको सूत्र में रखेंगे, देखिए P का मान दे रखा था 50 बराबर V 5, और क्या निकालना है I, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो डिवाइड 5 से 50 को भाग दे देंगे, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका नाम क्लियर नहीं है, JKLU करके बस मेंशन हो रहा है, बट आप आंसर बहुत अच्छा देते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो ये हमने देखा। अच्छा, इसमें एक दो चीजें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके घरों में जो बिल आता है, बिल में हमेशा ध्यान रखें, यूनिट जो लिखा हुआ रहता है वो किलोवाट प्रति घंटा होता है, KWH। 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट पर आवर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा शैली जी, ओके ओके, ठीक है। तो ये है ना, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट पर आवर, ठीक है। ये दोनों एक ही यूनिट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है।
ये एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये दो चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं वापस से विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो भी मैंने आपसे बात की थी। W इक्वल्स टू भी हमने देखा था, जो एनर्जी निकलती है वो भी I स्क्वायर RT में निकलती है। सेम जो ऊष्मा निकलेगी वो भी I स्क्वायर RT में ही निकलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, I स्क्वायर RT। ठीक है, इसी पे आपके सारे जितने भी गर्म करने की चीजें हैं वो सब इसी पर काम करते हैं, इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। ठीक है, ताप नियम भी, हाँ, इसे जूल का विद्युत धारा का तापन नियम के अनुसार यही तापन नियम है कि जो जितनी ज्यादा हीट निकलेगी वो करंट की, देखिए स्क्वायर है ना करंट का, आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, H इक्वल टू आई आर स्क्वायर टी, यही जूल का विद्युत धारा का तापन नियम है। ठीक है, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी इसमें। अब हम आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, घरेलू विद्युत परिपथ। घरेलू विद्युत परिपथ में 3 तारों का ध्यान रखना है, जिनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। हाँ, देखिए एक पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है वो कैसे आता है, मेन सप्लाई से खंभों तक पहुंचा, खंभों में भी मेन सप्लाई से हमारे मीटर में आएगा, मीटर से फिर हमारे घरों में उसकी सप्लाई की जाती है। ठीक है, मीटर से और घरों में सप्लाई के बीच में क्या लगे होते हैं, फ्यूज। फ्यूज जिसको आजकल एमसीबी भी बोला जाता है, फ्यूज लगे होते हैं। फ्यूज क्या होते हैं, फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, कम गलनांक वाले तार होते हैं। अब आप में से कोई बताएगा कम गलनांक वाले तार क्यों लगाते हैं, फ्यूज क्यों लगाया। हाँ 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 डॉक्टर संतोष जी, उस पे भी आऊंगा, पहले मैं थोड़ा फ्यूज पे डिस्कस कर रहा हूं। फ्यूज में कम गलनांक वाला तार ही क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट सुना होगा ऐसे, लो मेल्टिंग वायर, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले वायर ही क्यों लगाते हैं। हाँ हाँ, पहले के टाइम में आपको ध्यान रखो, वो एक सॉकेट टाइप का आता था, वो लगाते थे लोग, है ना, बिजली चोरी वगैरह होती थी उन चीजों से, है ना। आजकल तो एमसीबी टाइप आ गए। हाँ, सबसे पहले वही मेल्ट हो जाएगा और उसकी मेल्टिंग कम होगी, तो जैसे ही ज्यादा करंट आया तो मेल्ट होके बीच से हट गया, तो फ्यूज ही तो है जो मेन लाइन से आपके घरों में जा रहा है, तो घरों के एप्लीकेशंस बच जाते हैं, घरों में जितने भी आपके फ्रिज कूलर ये सब बच जाते हैं। लेकिन कई बार उसकी जगह मेल्टिंग पॉइंट हाई वाला तार लगा दिया, तो अगर ज्यादा करंट आ गया तो पूरे घरों में चला जाता है। तो आपने सुना होगा उसके फलाना घर में पूरे वो जल गए, है ना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, तब ये कहानी हो जाती है। हाँ, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। ठीक है, घरों में 3 तरह के आपने कलर वाले तार देखे होंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले जो रेड कलर का, लाल कलर का आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखिएगा, ये लाल कलर का दिखाई देगा, वह धनात्मक तार होता है, उसको विद्युत नम्य तार कहते हैं। ठीक है, लाल विद्युत नम्य, हाँ, और ये धनात्मक तार होता है। ठीक है, काला आवरण ये उदासीन तार होता है। ठीक है, या इसको ऋणात्मक तार भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लाल और काला। अब आते हैं हम हरे वाले पे। हरे वाले से पहले आप ध्यान रखिएगा, हमारे देश में दोनों तारों के बीच में कितने का विभवांतर होता है, 220 वाट का विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें एक हरे कलर का भी होता है। हरा कलर किसके लिए होता है, ये आ गया, देखिए हरा कलर, ये क्या काम करेगा, हरा कलर जो है वो आपके जब अर्थिंग के काम आता है। वो अर्थिंग का मतलब समझ गए आप, हाँ, जैसे ज्यादा करंट वगैरह, जो जितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको अर्थिंग की, करंट जब आपके घरों में आता है तो ध्यान रखिए अर्थिंग का तार भी उसमें लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, ये क्या करता है, इसको भूमि के भीतर गहराई में डाल देते हैं। ये ही ये जितने भी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सबको बचाने के काम आता है। तो ये अर्थिंग के लिए हरा कलर का तार होता है। लाल धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज, काला नेगेटिव या उदासीन, और हरा जो था वो किसके लिए, अर्थिंग के लिए, है ना। हाँ, ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर का जो आपका कवरिंग होगी आपके वायर पे, ग्रीन कलर का जो वायर होगा वो अर्थिंग के काम आएगा। रेड कलर का होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ब्लैक कलर का होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इन तीनों के कलर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, ये अभी हमने बात की थी, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तार अगर किसी कारण से आपस में भिड़ जाएं तो क्या हो जाता है, आपस में जैसे भिड़ जाते हैं तो लघु पतन हो जाता है, अकस्मात बहुत ज्यादा
उसमें करंट फ्लो हो जाएगा तो उसको लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ठीक है, फ्यूज की अभी हमने बात ही कर ली। फ्यूज हमेशा मेल्टिंग पॉइंट कम वाले तार को लगा के रखते हैं, जो क्या करता है मेन सप्लाई और आपके घरों की सप्लाई के बीच में जुड़ा हुआ रहता है, ताकि अगर ज्यादा आ जाए तो आपको क्या हो जाए, वो मेल्ट होके गिर जाए और करंट वहीं रुक जाए, आपके घर का जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले सामान है वो बच जाए। ठीक है, इसके बाद ही चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, कुछ और बचा है, वो भी देख लेते हैं क्या है। हाँ, फ्यूज के ही बारे में देखिए, ओवरलोड, ये फ्यूज क्या क्या काम करता है, तो ओवरलोड से सुरक्षा करता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, आग लगने से बचाता है। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल फ्यूज के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसी के बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी हमने फ्यूज के बारे में बात किया ईशा जी। फ्यूज वायर जो होते हैं वो हमारे घरों में मेन सप्लाई और जो घरों के सप्लाई के बीच में लगे होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, जो कि बाहर से आने वाले एक्स्ट्रा करंट से हमारे घर के जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस हैं उनको बचाते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज का जिस आधार पर कार्य करता है वह कौन सा है? धारा का चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। अभी हमने बात किया कि मेल्टिंग पॉइंट उसका लो क्यों रखते हैं, तो ऊष्मीय प्रभाव, जितना जैसे गर्मी लगेगी, हाँ हीट होगा, वो तुरंत पिघल जाएगा। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव है ना, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा यूनिट हमने अभी ओम्स के रूप में पढ़ा था ना, ओम, प्रतिरोध का ओम है ना। फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये स्टार्टिंग में शायद हमने डिस्कस किया था, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है। ओम के नियमानुसार अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा सही होगा इसमें से? खुशबू जी, हाँ हाँ बिल्कुल ओम, हाँ ठीक है। 18 फैक्ट, बिल्कुल खुशबू जी के आंसर बिल्कुल हमेशा सबसे पहले खुशबू जी और 2-4 हैं। हाँ बहुत आप लोग, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, एक मिनट, इसमें मैं थोड़ा सा इसको, ये मैं कह रहा हूँ ओम के नियमानुसार इनमें से कौन सा सही है। आप एक चीज देख रहे हैं, सब में आर वी की बात हो रही है, तो मैंने आपको अभी बताया था, दो फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट है, उनको लिख कर रख लीजिएगा। एक क्या बताया था, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ओम्स का, और एक P इक्वल्स टू वी आई। ये दो ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम्स में इन दो को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें से देखिए, अगर मैं R निकालूंगा तो ये I मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो R की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन I निकालना, V अपॉन I, तो देखिए R इक्वल्स टू V अपॉन I। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बहुत इजी हैं। और ही नहीं लगेगी, अच्छा राकेश जी लगेगी लगेगी, एक्चुअली है क्या, ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, बस इनको याद रखना है। हाँ, V इक्वल्स टू आर आई, तो ये देखिए R जब निकालेंगे तो I यहाँ पर गुणा में इधर गया तो भाग में चला गया, बस ये दो सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ अच्छा, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। अब घर में जो विद्युत युक्तियां हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो हैं, उनको कैसे हम रखते हैं कि एक समान धारा प्रवाहित हो, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। देखिए, अगर सबको आप एक समान करंट दे देंगे तो क्या होगा, मैंने उस दिन भी बात की कि जिसको कम चाहिए अगर उसको भी ज्यादा मिल गया तो क्या होगा, खत्म, है ना। तो एक समान वोल्टेज, हाँ एक समान वोल्टता रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट एक समान रखेंगे, धारा नहीं रखेंगे। राकेश कुमार जी, आप गौर से एक चीज देखिएगा, चीजें कोई हार्ड नहीं है, एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम इसलिए, आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए क्वेश्चन, और मैं आपको बताऊं जनरल साइंस के 10 में से 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा नहीं ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, गारंटेड कह रहा हूं, जिसने एक बार भी क्लास में रेगुलर रहे होंगे उनको जरूर लगेगा ये क्वेश्चन मैंने किया है। और होंगे वो क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा देखिए, कॉपी पेन और प्रैक्टिस, ये तो हर चीज, हर एक चीज के लिए चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, चार एक जैसे प्रतिरोध, प्रत्येक का प्रतिरोध R है और एक दूसरे से समानांतर क्रम में पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो कितना होगा। हाँ, समानांतर यानी पैरेलल, यस। अब देखिए चार हैं, देखिए क्वेश्चन क्या, पैरेलल में हमने क्या पढ़ा था, 1/R जब निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, यही
1 R1 R2 R3 और R4 ये लिख देते हम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है 4 और सबका प्रतिरोध क्या लिखना है, कैपिटल आर ही लिखना है, तो 1 हटा दीजिए। ये मैंने सबके हटा दिया। ठीक है, तो 1/r क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए सबका आर है तो आर ले लिया, अब वही नीचे से भाग दे दीजिए, ऊपर से गुणा कर दीजिए। हाँ, तो आर का आर में भाग गया तो 1, ऊपर 1 प्लस इसका भी भाग दिया तो 1 प्लस इसका भी आर से आर भाग गया तो ऊपर क्या बचा 1, ऊपर भी 1, तो कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, चलिए थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं, 1/r बराबर यहाँ पर 4/r। ठीक है, अब देखिए कि क्या होगा ऐसे बराबर में, अभी 4/r नहीं लिखा हुआ है इसमें, देखिए कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ना, तो मुझे जब ये टोटल आर निकालना तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ गया 4r बराबर ये r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे r, तो r बराबर कितना हो गया, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में r/4। आपको 1/r नहीं चाहिए था, आपको सिंपल सा r चाहिए था, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना था, एलसीएम तो लेना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, किसी वस्तु के एक समरूप चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के, अभी हमने देखिए ये वाला जब हमने किया था प्रतिरोधकता वाला, उसमें हमने क्या देखा था, लंबाई के और अनुप्रस्थ काट मतलब उसके क्षेत्रफल के क्या हो रहा था, तो लंबाई को हमने इस तरह से लिखा था। हाँ, लंबाई के लिए हमने ऐसे लिखा था और एरिया के लिए ऐसे लिखा था, तो उसको क्या कहते हैं, ये जब आर बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, हाँ ये समानुपाती। हाँ, तो इस तरह से ये देखिए आर एल के और आर 1/1 जब दोनों से हम बनाते थे तो क्या बन जाता था हमारे पास आर एल बाई ए, तो ये एल के साथ क्या हो रहा है, हाँ अब देखिए दो ऑप्शन है, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती मतलब ये अनुक्रमानुपाती, व्युत्त का मतलब ये अपॉन में, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए आर एल के साथ पहले क्या है अनुक्रमानुपाती, बाद में क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में। ठीक है, अब देखिए 20 वोल्ट, देखिए 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर किया गया कार्य कितना है 60 जूल, तो फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पर जब आप कार्य वाला देखेंगे तो कार्य में याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, वर्क है ना, W बराबर क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए क्या क्या आया था, आवेश का और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या पढ़ा था हमने, W बराबर, फटाफट कोई भी बताना चाहेगा। हाँ, डॉक्टर गोविंद साहू जी ने आंसर दिया है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ W का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था वर्क निकालने के लिए, हाँ V इंटू Q, हाँ V इक्वल्स टू W अपॉन Q, हाँ ठीक है, हाँ चलिए ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और बताइए। हाँ 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 ठीक है, आप डायरेक्ट वर्क नहीं करके आप ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V का हमने W अपॉन Q, ठीक है इससे निकालिए। हाँ हाँ निकालिए इससे, करंट इनटू, देखिए पोटेंशियल वर्क अपॉन Q यानी क्या था आवेश, कूलाम के लिए जब हम यूज करते हैं तो V, इसमें देखिए जूल का किसका होता है W का, ये V दिख ही रहा है आपको। ठीक है, निकालना क्या है आपको Q, Q फाइंड आउट करना है, तो रख दीजिए इसमें। देखिए ये आ गया 20, V 20, W 60 और ये क्या निकालना है यहाँ पर आपको Q, तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए। देखिए क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q 20 की जगह 20 Q की जगह, तो Q निकालना है तो 60/20, 0 से 0 खत्म, 2 3 जा 6, 3C इज योर आंसर। ठीक है,
क्लियर हो गया? हाँ, अब अगला देखते हैं। देखिए, चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? चालक का प्रतिरोध। हमने देखा पदार्थ पर, लंबाई पर, क्षेत्र पर, इन सब पर करता है। दाब की कहीं बात नहीं हुई थी, है ना, तो दाब पर नहीं करेगा। ठीक है, अब आ जाइए 10 नंबर पर। किसी चालक तार के प्रतिरोध की उसकी लंबाई पर निर्भरता। तो लंबाई को हमने एल को किससे लिखा था? अभी मैंने क्लियर कराया था आपको। आर समानुपाती, है ना, अनुक्रमानुपाती, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर प्रभावित होने वाली धारा और उसके सिरों के मध्य विभवांतर। तो समानांतर क्रम में कौन सी चीज समान रहती थी? याद कीजिए, कौन सी चीज मैंने बताई थी कि समानांतर क्रम पैरेलल में कौन सी चीज समान रहेगी? यस, वी, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए वी किसमें सेम है? ये देखिए, विभवांतर एक समान होगा, धारा का मान अलग अलग होगा। ये रहा डी वाला आंसर। हाँ, वी सेम रहता है तो देखिए ना, विभवांतर एक समान होगा। ठीक है, अगला आ जाइए। विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा शुरू में हमने बात की थी, ऐसे एमीटर, याद आ रहा है कुछ? एम्पियर, ऐसे एम्पियर, ऐसे एमीटर। तो अमीटर याद रखिएगा, विद्युत धारा के लिए अमीटर। ठीक है, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक, तो हमने पहले भी बात की है कि जो चांदी होती है, जो सोलर पैनल होते हैं उसमें लगाया जाता है, क्योंकि ये विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ना। हाँ हाँ हाँ, खुशबू जी, बिल्कुल। किसी दिए गए धातु की तार की वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता बोल रहा है, रेजिस्टिविटी, किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसकी आकृति पर, उसके पदार्थ की प्रकृति पर। तो दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए, उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसकी आकृति, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? उस पदार्थ की प्रकृति। हाँ, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में लघु पतन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हाँ, तो क्या होगा? पर्याप्त कमी होगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो हमने पढ़ा था करंट बहुत अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्लो एक साथ आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें थोड़ी सी ऊपर जा रही हैं। कारण ये है कि आपने पहली बार चीजों को देखा है। इस वीडियोस को देखिए, जो चैप्टर, सारे चैप्टर एक साथ नहीं हो सकते, है ना। तो आपको करना क्या है, इसी चीज को, जैसे आज मान लीजिए आपको 30% समझ में आया, दो बार और देख लीजिए, 90% हो जाएगा। ये ट्रिक्स होते हैं कुछ एग्जाम से पहले, है ना। इन चीजों को आप जब बार बार देखेंगे, तीन फॉर्मूले आप देखिए, इसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं लगभग हमने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड था। ठीक है, आपको बस 2 या 3 बार इनको एक एक बार शांत दिमाग से बैठ के देखना है कि मैंने क्या चीजें बताई। आप देखिएगा ये क्वेश्चन जब आप दोबारा करने बैठेंगे तो आपका पेन ऐसे चलेगा। एक और चैप्टर हमारा रह गया है, हेरिडिटी वाला, आज उसको भी अपन लेंगे। ठीक है, उसको हेरिडिटी वाले चैप्टर पे चलते हैं एक बार। आज आपका साइंस का प्रोसेस लगभग हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। हाँ, अच्छा, ये चैप्टर ऐसा है जो आप सभी ने लगभग देखा होगा, है ना, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज है, बट इसको लेने के पीछे रीजन क्या है? एक क्वेश्चन इसमें से घुमा फिरा के पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है उस पर भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, लास्ट तक कोशिश कीजिए आप लोग, जिनको देखिए मुश्किल से 10-20% ऐसे हैं जो रियली में बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन प्लीज क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आप बने रहेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बीच में ही आती हैं और फिर निकल जाती हैं, बार बार नहीं बता पाते हम लोग, है ना। हाँ, और हाँ प्रीति जैन, जो कल वाले क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा, बस मैंने अभी क्या एक बार टॉपिक खत्म हो जाए। देखिए टाइम आप लोगों के पास कम है, स्पेशली जो एग्जामिनेशंस मेडिकल ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास, तो पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ, देखिए
अच्छा, ये आप समझते हैं कि हेरिडिटी का जिसमें बात की जाती है, जिसमें माता पिता तथा संतान के असमान गुणों का अध्ययन या समानता को अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट पे आते हैं सीधे हम, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, आनुवंशिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं, जिनके क्वेश्चन बनता है, उनको हम सब जानते हैं कि मेंडल ने किया था। लेकिन देखिए, सर्वप्रथम ये शब्द जो है वो बैटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और ग्रेगर जॉन मेंडल का टाइम पीरियड कितना था वो भी ध्यान रखिएगा, 1822 से 1884 तक, है ना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम इन्होंने किया था, ठीक है। और ये मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्रॉफ प्रांत के सिल्सियन गांव में हुआ था, ठीक है। और ये वहां पे ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में चर्च में पादरी बने थे, ठीक है। और इन्होंने अपना जितने भी निष्कर्ष थे वो ब्रून सोसाइटी, ये ध्यान रखिएगा, 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित किया था। लेकिन ये भी, अच्छा, ये चीजें तो आप लोगों ने सुनी होंगी लगभग कि ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ, ये पादरी का काम करते थे वहां पे चर्च में। लेकिन इनको उस समय महत्ता नहीं मिली। कारण क्या था? चार्ल्स डार्विन ने उस समय एक थ्योरी दी थी, ठीक है, कि जीवों से जीवों की उत्पत्ति होती है। लोगों ने उस पर ज्यादा फोकस किया। इनको तो जब वापस से 3 साइंटिस्ट बैठे जिनमें से एक वॉन शेरमार्क थे, शायद ऑस्ट्रेलिया के, अभी होगा तो देख लेते हैं। 3 साइंटिस्ट बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो इतने साल पहले खोजा जा चुका है, तब इनको वो प्रसिद्धि मिली थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो भी थ्योरीज थी उसको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रकाशित किया। लेकिन इनको जो प्रसिद्धि मिली वो, हाँ ये देखिए आ गया 1866 में, इनकी डेथ 1884 में थी, ठीक है। वार्षिक पादप में प्रकाशित किया गया। देखिए यहाँ पे हॉलैंड के हुगो, ये 1900 में बैठे हैं, 1884 में इनकी डेथ हो गई है। डेथ के 16 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट बैठे थे, इनका ध्यान रखिएगा, हॉलैंड के हुगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरविन वॉन शेरमैन ने पृथक पृथक रूप से 1900 में मेंडल के नियमों को पुनः खोज की। और इन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि ये चीज तो मेंडल पहले ही खोज के जा चुके हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट याद रख लीजिएगा, हुगो डिब्रीज हॉलैंड, हॉलैंड से हुगो डिब्रीज थे, जर्मनी से कार्ल लॉरेंस थे और ऑस्ट्रिया से एरविन वॉन शेरमैन, ठीक है। इसमें से कॉरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। आप जो आनुवंशिकी के मेंडल के 3 नियम पढ़ते हैं वो एक्चुअली मेंडल ने नहीं दिए थे। मेंडल जी ने जो रिसर्च की थी उसके बिहाफ पे इन 1901 में कॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने वो 3 नियम दिए थे, जिसे आप प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं, स्वतंत्र व्यूहन का नियम कहते हैं। वो तीनों की देन कॉरेंस हैं on the behalf of the experiment and the research of Mendel, ठीक है। हाँ, अच्छा, पाइसम सेटाइगम पे इन्होंने काम किया था, ये तो हम सभी को पता है। और इसमें ये 7 लक्षण जो है पादपों के, वो आपको अच्छे से देखने हैं। देखिए, उन्होंने पादप की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एग्जाम्स के लिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पादप की लंबाई, लंबापन और बोनापन, ठीक है। प्रभावी मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स, ठीक है। पुष्पों की स्थिति क्या होती है? कक्षीय या ऑक्सिलरी या अग्रस्त टर्मिनल पे। फली का रूप या तो चपटा होगा, नहीं तो संकीर्णित होगा। कच्ची फली का रंग हरा या फिर यहाँ पर इन्होंने छिला नहीं, वो पीला होगा, मिसप्रिंट है वो, ठीक है, पीला आना चाहिए, ठीक है। बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार। बीज चोल का रंग धूसर या श्वेत। बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का पीला या हरा। ये 7 कैरेक्टर्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? क्योंकि वो एक ही साल में बहुत बार उसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है, एक ही साल में वो 2 या 3 बार, ठीक है, उसके अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, उनके अंदर कई सारे हमें ऑपोजिट कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो इजी होता है, हैंडल करना इजी है ना। वो सारी बेसिक चीजें हैं उससे रिलेटेड। हाँ, एक ये ध्यान रखिएगा, जीन शब्द तो बाद में आया है, ठीक है। एक्चुअली में मेंडल ने इन्हें कारक शब्द कहा था, वो एक बार ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा हुआ हो तो ये ध्यान रखिएगा कि जीन जो शब्द है ये बाद में आया है। मेंडल ने इन्हें कारक शब्द कहा था, जीन को उन्होंने कारक शब्द कहा था, है ना,
ये एक बार पूछ लेते हैं एक बार छोटे छोटे से। अब हम देखते हैं, हाँ ये भी थोड़े से पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। जीनोम, अगर किसी भी जाति के, अगर आप देखेंगे हैप्लॉइड डीएनए है, हैप्लॉइड है ना, तो हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, जीनोम। हैप्लॉइड समझ गए, हैप्लॉइड समझ गए। 2n अगर 46 है तो n कितने होंगे, 23, ठीक है, हैप्लॉइड 23। नेक्स्ट, जीनोम की गुणसूत्र वो सब छोड़िए, फिर कैरियोटाइप्स आपको देखिए लर्न करके चलना है, और कैसे करना है वो भी मैं बता दे सकता हूं। देखिए सबसे पहले आपने देखा जीनोम या संजीन, इसमें आपने क्या देखा, अगुणित हैप्लॉइड, ठीक है। एन आपने पढ़ा केंद्रक प्ररूप कैरियोटाइप, इसको आपने पढ़ लिया 2n डिप्लॉइड, ठीक है, द्विगुणित। उसके बाद आ जाइए गुणसूत्र आरेख, गुणसूत्र आरेख आइडियोग्राम, गुणसूत्र आरेख के नाम में ही आंसर है कि अगर आप गुणसूत्र को, जितने भी गुणसूत्र हैं उनको अगर आप क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, एक सीक्वेंस बना देंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे, गुणसूत्र आरेख, ठीक है। फिर अलिंग सूत्र, और अलिंग सूत्र मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 जोड़े होते हैं तो 22 जोड़ी कैसे होते हैं, अलिंग सूत्र होते हैं, है ना। तो उसमें से ये देखिए 22 जो है वो अलिंग सूत्र में आ जाएंगे, ये ह्यूमन बींग का दे दिया, और जो वन पेयर होगा वो किस में आ जाएगा, लिंग सूत्र में, जिसमें एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। तो ये सब तो ठीक है। अब जीन प्रारूप, जीन प्रारूप देखिए, जीन प्रारूप का मतलब है किसी भी, जैसे हम पेड़ पौधे या किसी का भी जीन प्रारूप देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं उसमें, जेनेटिक कैरेक्टर्स देख रहे हैं, ठीक है। टी है या स्मॉल टी है, तो वो जेनेटिक कैरेक्टर्स। और लक्षण प्रारूप जिसको कहते हैं, लक्षण प्रारूप या हिंदी में उसको बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप तो आप जैसे बाहर से देख सकते हैं कि वो पेड़ बड़ा है, छोटा है, लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं, वो हो गए उसके फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, ठीक है, जिनको आप आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। जन्मजात, जो माता पिता से अपने बच्चों को मिलते हैं उसको जन्मजात इनहेरिटेड ट्रेट्स लेते हैं। अजन्मजात मतलब जो बाद में सीखते हैं, जैसे किसी ने किसी ने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, तो ये सब क्या है, ये उन्होंने अजन्मजात को चीजें ली, ठीक है। उसके बाद एलिल्स, युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी नाम में, फिर मैं क्या करूं, सिर्फ नाम में देखते चलिए, एलिल्स जैसे कैपिटल टी है तो उसका ऑपोजिट स्मॉल टी है ना। तो युग्म विकल्पी मतलब एक ही गुण को नियंत्रित करने के लिए उसमें दो विपर्यासी ऑपोजिट कैरेक्टर्स उपलब्ध होने चाहिए। समयुग्मजी किसी कैरेक्टर्स को या लक्षण को कंट्रोल करने के लिए जो उसके अंदर दोनों ही युग्म हैं, मतलब जो जीन है वो कैसे होने चाहिए, समान। अगर दोनों जीन समान हैं तो समयुग्मजी, दोनों जीन अलग अलग हैं तो युग्म विकल्पी, ठीक है। या विषम युग्मजी, हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, दोनों जीन अगर असमान है तो हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर संकरण हाइब्रिड, जब दोनों ही विपर्यासी लक्षणों को समयुग्मजी जनक जीवों के मध्य, ये ध्यान रख लीजिएगा एक बार छोटा सा, कि अगर हमने विपर्यासी लक्षणों को, दो समयुग्मजी जनक जीवों के मध्य अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उससे जो हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। अगला प्रभावी डोमिनेंट, तो जो F1 पीढ़ी में जो कैरेक्टर दिखाई देंगे, कुछ पिछला याद आ रहा होगा, F1 पीढ़ी में जो हम कैरेक्टर देखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। और जो F1 में नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी लक्षण, ठीक है। प्रथम और द्वितीय संतानीय पीढ़ी, तो जो F1 पीढ़ी है उसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी जो हमारे पास आई, उस पीढ़ी से जब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो जो सेकंड जनरेशन आएगी, जो F2 आएगी, उसे ही हम सेकंड पीढ़ी बोलेंगे, F2 पीढ़ी बोलेंगे, ठीक है। एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जोड़ी युग्म विकल्पी लेंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आ रहा है ना, एक आ रहा है तो एक जोड़ी युग्म विकल्पी लेंगे। और अगर द्विसंकर हो रहा है तो दो जोड़ी लेंगे, जैसे गोल और झुर्रीदार ले लिए, ठीक है। द्विसंकर है तो उसमें दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण ले लेंगे, है ना। अब हम एक बार इन तीनों नियमों को, हाँ, मेंडल के जो ये तीनों नियम हैं इसको आपको अच्छे से समझना है। यहां से स्टार्ट हो रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मैं आपको ये तीनों ही कैरेक्टर्स को पहले एक बार समझा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है।
देखिए ये तो आप सभी ने देखा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं तो यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन जो आएगी उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग। ठीक है, ये F1 जनरेशन हो गया इसका। ठीक है, F1 जनरेशन। तो जो फर्स्ट लॉ दिया था, जो पहला नियम दिया था मेंडल ने, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा F1 पीढ़ी को दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको दिखाएगा, F1 पीढ़ी को दिखाएगा। ठीक है, उसने बताया F1 पीढ़ी में सिर्फ जो प्रभावी लक्षण होंगे वही दिखाई देंगे, और इसे उसने प्रभाविता का नियम बोला था। ये आपके काम की चीज हो गई। बाकी दोनों के लिए फिर उसने क्या क्या, F1 जनरेशन से जो प्राप्त हुए उसी में उसने उनका, देखिए F1 से जो बीज प्राप्त हुए उनमें उसने ऐसे क्रॉस करा दिया, और F2 पीढ़ी प्राप्त की। देखिए इस वाले में ऊपर नीचे कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर देखिए कैपिटल टी है, इसमें ये देखिए स्मॉल टी, इस वाले में ऊपर से देखिए स्मॉल टी, यहां से भी स्मॉल टी। तो क्या है यहां पर, देखिए ये जो था कैपिटल टी एक दो एक जैसे हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी, और ये तो इससे क्या आया हमारे पास, देखिए इसमें ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो एक जैसा ही है 1, ये दोनों एक जैसे 2, और ये 1, तो 1 to 1 तो इसका जीनोटाइप आ गया। जीनोटाइप समझ गए, जीन को देख करके जो हमने बनाया। लेकिन जब इसका फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में ये तीनों ही लंबे दिखाई देंगे, तीनों। ठीक है, तीनों लंबे दिखाई देंगे, तो 3:1 आया फिनोटाइप, 3:1। हाँ डॉक्टर संतोष, बिल्कुल। अब वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। आपसे कोई ये नहीं बनवाने वाला है, आपसे सिंपल सा घुमा फिरा के क्या पूछेगा उस पर मैं आ जाता हूं। पहला नियम ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन से उसने बताई थी कि F1 जनरेशन में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देंगे, हाँ, वो सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताते हैं। नेक्स्ट जो दोनों थे, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम और पृथक्करण का नियम, सेपरेशन का, उन दोनों में उसने एक ही चीज बताई कि जब आप F2 जनरेशन निकालोगे तो F2 जनरेशन तक जाते जाते सारे कैरेक्टर पृथक पृथक रूप से दिखाई देंगे। ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे, तो इसलिए उसने पृथक्करण का नियम बता दिया। और F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से दिखाई दे जाएंगे, तो उसे उसने इंडिपेंडेंस लॉ बोल दिया। तो ध्यान रखिएगा, बाकी के जो दोनों नियम हैं वो F2 जनरेशन से संबंधित हैं, और लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 से संबंधित रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ये देखिए इसमें, ठीक है, ये पृथक्करण का नियम, ये देखिए पृथक्करण का नियम आ गया। अब इसमें पूरी कहानी है, लेकिन हमें इतनी जरूरत है नहीं, हमें बस ये देखना है। ये देखिए, हाँ ठीक है, शंकर करा दिया। ठीक है, ये देखिए F2 पीढ़ी, ठीक है ना, F2 पीढ़ी तक। तो ध्यान रखिएगा, पहला नियम डोमिनेंस F1 जनरेशन तक, और बाकी दोनों नियम F2 जनरेशन। ठीक है, अब बैक क्रॉस क्या होता है, बस ये डेफिनेशन थोड़े से देख लीजिएगा जो एग्जाम्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस क्या होता है, अगर F1 पीढ़ी, जो हमने F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं, अगर हम उनका क्रॉस, ठीक है, अगर दोनों जनकों को कैपिटल टी या स्मॉल टी किसी एक के साथ किया जाए, ठीक है, जो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, उसका अगर हम उसके पेरेंट्स में से किसी से अगर संकर करा देते हैं, बैक, देखिए नाम ही आंसर है, बैक क्रॉस, तो बैक में कौन था, पेरेंट्स से, अगर उससे क्रॉस कराए तो बैक क्रॉस, इसको कहते हैं संकर पूर्व संकरण। ठीक है, बाह्य संकरण में क्या होता है, अगर आप जो F1 में रिजल्ट आया है, अगर उसको आप सिर्फ प्रभावी सुनेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर से अगर आप उसे क्रॉस कराएंगे तो उसको आउट क्रॉस बोलेंगे। और अगर उसी का, अगर आप किससे, जो हमारे पास क्या था, टेस्ट क्रॉस, देखिए जो F1 जनरेशन आया है, अगर हम उसका अप्रभावी जनक रेसेसिव पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराएंगे तो उसको परीक्षण संकरण बोलेंगे। ठीक है, और ये रहा स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। वही देखिए कि F2 जनरेशन तक जाते जाते सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। ठीक है,
यहां पर ये जो उन्होंने लिया है ये क्या है, द्विसंकर संकरण, दो करेक्टर ले लिए, ठीक है, येलो और राउंड वाला, है ना, लेकिन ये F2 करेक्टर्स को दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसके बेस थे मेंडल्स के तीनों नियम और मेंडल से जुड़ी हुई जो बेसिक नॉलेज थी। एक क्वेश्चन हर बार इसमें से पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा करवा दूं आपको एक बार। इसके क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, ठीक है। F1 पीढ़ी में परस्पर नहीं, एक यहां से क्वेश्चन वो सब तो ऐसे, ये देखिए मेंडल का स्वतंत्र अपीवन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जाता है। तो ये जो 9331 रेशियो है, हमने हमने एकल संकर करके देखा था, ठीक है, द्विसंकर करके देखेंगे तो 9331 का रेशियो आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, F2 पीढ़ी में फेनोटाइप अनुपात क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप दो थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 9331 जो है ये फिनोटाइप है द्विसंकर संकरण का, द्विसंकर संकरण का, ठीक है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया। तो हमने युग्मकों की शुद्धता का जब हमने नियम जो देखा था, युग्मकों की शुद्धता, प्योरिटी, ठीक है, वो किस पे था, एक संकर संकरण जिसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था उसने, उसके बेस पे था, है ना। हाँ, अगला देखिए, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं, हाँ, मेंडल का रूल कब लागू होगा, देखिए अगर माता पिता शुद्ध प्रजनक हो, समझिए, माता पिता अगर शुद्ध हैं, अगर उनके अंदर प्योर फॉर्म्स नहीं है तो फिर मेंडल का लागू नहीं होगा, फिर उसमें एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, किसी ने पढ़ा, ओके ओके। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जो हमने सात देखे तो उसमें से कौन सा नहीं है, फिफ्थ वाला, फटाफट बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, इसमें आ जाइए, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल बीज या गोल फली। फटाफट फटाफट, मैं देखना चाहता हूँ, 5 सेकंड है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करना है, तो फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। कोई आंसर फटाफट, कौन सा है इनमें से, झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल बीज या गोल फली। आप एक चीज नोट कीजिएगा, आपने सब सुना होगा, गोल फली नहीं सुनी होगी, ये रॉन्ग है आंसर है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। यस सोनिया जी, वेरी गुड, यस सोनिया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये झुर्रीदार रॉन्ग है, झुर्रीदार बीज होता है उसके कैरेक्टर में, हमने बात की थी, गोल फली नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि एक पौधे का समजीन जीनोटाइप स्मॉल टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो समलक्षणी पौधा, उसका फिनोटाइप कैसा होगा, देखिए फिनोटाइप देखिए इसका गौर से, दोनों ही छोटे टी है, स्मॉल टी है दोनों, तो मतलब कैसा होगा वो, लंबा या बोना, एक चीज तो क्लियर हो गई, बोना। और आर से क्या दिखाता था वो, गोल, तो बोना और गोल, देखिए इसमें किसका आंसर है, ये रहा सी का, यही तो होगा लक्षण प्ररूप, ठीक है। हाँ, फिफ्थ का क्या होगा, फिफ्थ ये तो था, हाँ फिफ्थ का सी है, ए रॉन्ग है, सी होगा, फिफ्थ का सी वाला होगा, गोल फली, है ना। हाँ हाँ, ये इसमें ए रॉन्ग है, इसको सी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है। अच्छा, ये तो आप सभी को लगभग पता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, मानवों में एक युग्मज जिसमें पिता से एक एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है से विकसित, हमें पता है अगर पिता से एक्स आ रहा है, पिता ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आगे बॉय होगा या गर्ल्स, ठीक है। तो अगर एक्स आ रहा है तो माता से तो एक्स ही आना है, तो एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे, लड़की, ठीक है ना। आगे, दो अथवा दो से अधिक आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म। अब ये तो देखिए आपको पता ही, अधिक आनुवंशिक युक्त, अगर दो से ज्यादा कैरेक्टर ले रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसका संकरण होगा, हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड हाइब्रिड वैरायटी हो जाएगी। मानव में गुणसूत्र के कितने युग्म पाए जाते हैं, 23 जोड़े होते हैं। मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम फिलिंग द ब्लैंक्स के अवलोकन पर आधारित है, एकल संकर, द्विसंकर। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी जो आपको बताया कि जो F2 जनरेशन तक जब आप दोनों को ले जाएंगे, तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा, द्विसंकर संकरण में F2 तक, ठीक है। हाँ हाँ, तो द्विसंकरण से निम्नलिखित में से आनुवंशिक इकाई क्या है, तो जीन, जीन आनुवंशिक इकाई होती है, ठीक है। अब आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है,
दो चैप्टर मैं आपको बता दूं, इसमें एक मैंने कल भी डिस्कस किया था, एक है कि विटामिन ए या विटामिन बी की कमी से क्या होता है, जो आप लोगों के रेगुलर क्लासेस में चलती रहती है। दूसरा बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और उनका क्या क्या काम है ना। अब हम कुछ जो चैप्टर कंप्यूटर के रह गए हैं, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, थोड़े दिन 2-4 दिन लगभग वो देख लेंगे, मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जीके वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कल वाले प्रश्न पे। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला था, मैंने कहा आप लोग सोचिए, आप सबने सोचा, लगभग सबका आंसर अपनी अपनी जगह सबका सही है। मैं आपको एक चीज गोविंद साहब जी, यस, इंग्लिश की भी रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी। जैसे जैसे आपका एक एक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, हम उसमें भी जाएंगे। अब मैं आता हूं अंधे वाले पे, कि अगर एक आदमी अंधा है, अंधा है, तो उसका एक्सीडेंट क्यों नहीं होता। तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस आप लोगों के दिमाग में आएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है, हम उस पर एक बात करना चाहते हैं। अपने अदर सेंस जैसे हियरिंग, स्मेलिंग सेंस को इंक्रीज कर लेता है। डॉक्टर खुशबू जी, बिल्कुल सही बात है। पता है मैंने अभी क्या कहा, आप सभी के आंसर्स लगभग सही होंगे, अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप सभी नोट करेंगे, नहीं सर ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, उस आदमी को ये पता है कि मेरे माइनस पॉइंट क्या है और मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मींस मेरी लिमिटेशंस क्या है, कहां तक मैं जा सकता हूं, और मैं अपनी जो लिमिटेशंस है उसको मैं अपनी पावर कैसे बना सकता हूं, और वो उस चीज को लेकर के आगे निकल जाता है। उसको पता है ये मेरी लिमिटेशंस है और मुझे इसको पॉजिटिव वे में बनाना है, ये मेरा नेगेटिव पार्ट है, मैं इसको कैसे अपना पॉजिटिव पार्ट बनाऊं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने, देखिए आप सभी के पास क्वालिटीज होती हैं, स्पेशली बहुत, ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, आप देखिएगा इसमें सीटें खाली रह जाएंगी, पासिंग मार्क्स नहीं आएंगे बच्चों, रियलिटी में बता रहा हूं आपको। कारण क्या है, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने नेगेटिव को इकट्ठा करते जाते हैं, और माइनस पे आप जितना माइनस इकट्ठा करेंगे, आंसर ऑलवेज भी माइनस। गणित का हमेशा रूल याद रखिए, आपको आपका पॉजिटिव वे देखना है कि मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है, उस प्लस प्लस को मैं क्यों ना ऐड करूं ताकि वो माइनस से ऊपर चले जाएं। यस गोविंद साहब जी, बी पॉजिटिव। अब सोचिए, अगर एक अंधे आदमी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो भगवान ने तो हमें सारी सब कुछ शक्तियां दे रखी है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव हमारे अंदर है। हमें करना क्या है, बस हमें खुद को पहचानना है। आप हफ्ते में एक छोटा सा काम किया कीजिएगा, बहुत काम आएगा। मेरे पढ़े बच्चे आज हर गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, और मैं दिल से खुश रहता हूँ कि नहीं, चलो प्रभु ने जीवन दिया था तो कुछ तो अच्छा करके गए। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं, आप लोग जरूर कीजिएगा और इफेक्ट आएगा 101%। हफ्ते में एक दिन सिर्फ 15 सेकंड खुद को दीजिए। 15 सेकंड देने का मतलब ये है, खुद को आईने के सामने खड़ा कर लीजिए। देखिए, आदमी हर जगह झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। हफ्ते का एक दिन डिसाइड कीजिए, संडे मंडे जो भी आपको डिसाइड करना है, 10 से 15 सेकंड आईने के सामने खड़े होकर के बस अपने आप को देखिए और खुद को बताइए कि क्या आपने ये जो हफ्ता था खुद के लिए सही किया है या नहीं किया है। आंसर आपको मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा वहां से वो भी आंसर मिल जाएगा। हफ्ते में 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड खुद को दीजिए, खुद को समझिए कि मैं कौन हूं, ठीक है। अगर आपने खुद को पहचान लिया ना, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है जीवन में, ठीक है। और आप लोगों का मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो। देखिए, जब किसी का सिलेक्शन होता है, हमें पता है कितनी खुशी होती है। साल 2 साल में वो बच्चे जरूर हमें भूल जाते हैं, लेकिन हम लाइफ टाइम तक याद रखते हैं कि हमारी भी मेहनत काम आई, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी आपका खूब सारा ध्यान रखिए, ठीक है। और कभी भी नेगेटिव इकट्ठा नहीं करना है, पॉजिटिव इकट्ठा करना है, और वीक में 10 सेकंड खुद को जरूर देना है, ठीक है। 10 सेकंड दीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।